कौवास करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम साहुन काटपुरी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों के साथ साहुन साहब को मैं समझता हूं कि उर्दू की तहरीक इन्हें हमेशा जिंदा रखेगी और ये उर्दू को जिंदा रखेगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक छोटी सी आवाज़ पर और मेरी दावत पर आप लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है, सबका शुक्रिया अदा करूँ। और तकरीबन सब लोगों को हमने फ़ोन पर ही दावत दी थी और सब ने कबूल किया। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि बेसिकली मैं उर्दू का आदमी नहीं था। हमने हरियाणा में एक सब्जेक्ट के तौर पे उर्दू ले लिया और उसके आधार पे हमारा जेबीटी में एडमिशन हो गया और हरियाणा में हमें जॉब नहीं मिली और राजस्थान में उर्दू टीचर्स की वैकेंसी जब निकली तो यहाँ हमें जॉब मिल गई और उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि उर्दू से हमको एक मोहब्बत सी हो गई है। क्योंकि ये बात इसलिए भी वाजिब है कि उर्दू जो मजमून है उसकी बिना पर मेरा जरिया मास है, मेरा घर चलता है और मेरा परिवार भी चलता है। मैं आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश है, सबसे पहले मैं उनको खिराजत अकीदत पेश करता हूँ और उनके लिए एक अशार पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। लिखना नहीं आता है तो मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता है तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ भी ना मिले, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिले तो तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। अब असल जो मेरा मकसद था, सही बात यह है कि यौम उर्दू और यौम अल्लामा इकबाल की जो यौम पैदाइश है, मैं ये बात आपके सामने क्लियर कर दूं कि ये मेरा कोई मकसद नहीं था। ये एक मौका था जिसकी मैं तलाश में था कि कोई ऐसा मौका हाथ आए जिस पर आप लोगों को किसी बहाने से जमा कर सकूं। मेरा आप लोगों से जो बात तो सारी डॉक्टर जौल साहब ने कह दी, कहने को बचा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रखना चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग यहाँ 2001 में हुई थी। 2001 और 2000 पहले से जितनी भर्तियां राजस्थान में उर्दू टीचर के रूप में हुई थी, वो सारी के सारी बीएसटीसी जेबीटी के आधार पर यहाँ भर्तियां होती थी। 2016 में राजस्थान हुकूमत ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसको स्टाफिंग पैटर्न का नाम दिया गया और उसके तहत जितने एसटीसी और जेबीटी होल्डर्स जो उर्दू टीचर थे, उनको सबको सामान्य अध्यापक में तब्दील कर दिया गया है और वो लोग उर्दू पढ़ाने से उनको वंचित कर दिया गया है। और जिन स्कूलों में वो काम करते थे, अब वहां पर उर्दू की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है लगता। दूसरी चीज, राजस्थान के अंदर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो हजरत मौलाना साहब उर्दू माध्यम से स्कूल चलते हैं। उनमें हर जबान यानी कि हर मजमून उर्दू जबान में पढ़ाया जाता है, चाहे मैथ हो या फिर साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, जबान अपनी अलग जगह है। वो स्कूल तकरीबन बंद कर दिए गए हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार की तरफ से उनको जो सिलेबस दस्तयाब कराया जाता था वो उर्दू माध्यम में न भेजकर उनको सारी की सारी किताबें हिंदी माध्यम में भेजी गई है। तो मजबूरी है उन बच्चों को हिंदी माध्यम अपनाना पड़ेगा और उर्दू को वहां बंद कर दिया गया। दूसरी बात, 2004 में एक प्रावधान आया था और उसमें यह आया था कि किसी भी स्कूल में किसी भी अल्प भाषा को, हम बात कर रहे हैं अल्प भाषा का जो यहाँ पर एक तरीके से खत्म की जा रही है, उसमें उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती आती है। ये प्रावधान था राज्य सरकार का और संविधान की आर्टिकल 350 ए के तहत ये उसमें अल्प भाषाओं के संरक्षण में लिखा हुआ है कि किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल के किसी भी दर्जे में अगर 10 बच्चे आ जाएं
जो इन अल्प भाषाओं को पढ़ना चाहें, जिनमें उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजरात, तो वहां पे उस जबान के एक असातिजा का तकर्रुर होगा, वहां पे एक पोस्ट क्रिएट होगी और वहां पे उस जबान का एक अध्यापक लगाया जाए। और अगर किसी स्कूल में 40 बच्चे हो जाते हैं, वो दरअसल मौलाना यहाँ पे मैं ज्यादातर आपको मुखातिब करके कह रहा हूं कि आपकी आवाज हमारी आवाज से भारी है और आपकी आवाज दूर तक सुनी जाएगी। उर्दू को यहाँ 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, एक तीसरी जबान के रूप में, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में उर्दू को तीसरी जबान के रूप में पढ़ाया जाता है, और एक वैकल्पिक विषय के रूप में। आप ये चीज बिल्कुल नोट ना करें कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं या उर्दू में, मेरे को इतनी अच्छी उर्दू आती भी नहीं है, मैं सीख रहा हूं अभी तक। तो उसमें यह है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9 से लेकर 12वीं तक उर्दू को वैकल्पिक विषय में पढ़ाया जाता है, जहां आप उर्दू के अलावा और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में हमारे पास तीसरी जबान के रूप में उर्दू को पढ़ाया जाता है। उसके लिए ये नियम था राज्य सरकार का कि किसी भी स्कूल में एक क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे या पूरे स्कूल में 40 बच्चे होंगे, तो उस जबान का वहां पे अध्यापक लगा दिया जाएगा और वो एक सब्जेक्ट वहां क्रिएट कर दिया जाएगा, और नस्ल दर नस्ल यानी कि सालों साल वो सब्जेक्ट वहां चलता रहे। दूसरा ये था कि 9th और 10th में जो सब्जेक्ट ये क्रिएट होता था, उसकी पावर्स डायरेक्टर को थी कि संस्था प्रधान अपना एसएमसी के प्रस्ताव के साथ लिख कर देगा और वो डायरेक्टर उसके लिए वहां पोस्ट क्रिएट करेगा। और मिडिल स्कूल में ये पावर डीओ साहब को, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को थी कि स्कूल मैनेजमेंट और एसएमसी लिख कर देगी तो पूरी पोस्ट क्रिएट की जाएगी। अभी क्या हुआ है, पिछले सितंबर के महीने में जो हमारे एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं सौरभ स्वामी जी, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए कि अब वो लोग उर्दू की पोस्ट वहां क्रिएट नहीं कर सकते, और इसके लिए डायरेक्टर को आपको अपना रिकमेंडेशन भेजना पड़ेगा। मैं इस चीज की मुखालफत करता हूं, क्योंकि हर आदमी की डायरेक्टर तक पहुंच नहीं होती, और हमारे जो संस्था प्रधान है वो मुश्किल से जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचते हैं, और उनकी जो फाइलें हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ही दब कर रह जाती है। और दूसरी बात, एक और काला कानून लाया गया है इसी के तहत, यानी कि पूरी तरीके से उर्दू को राजस्थान में खत्म करने का सरकार ने मंसूबा बना लिया। मैं एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ये बात कहता हूं कि बीजेपी सरकार में जो उर्दू को बंद करने की जो कवायद शुरू की गई थी, वो आज भी सरकार की मंशा से जाहिर हो रहा है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। इसलिए आप लोगों को इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक और जो नियम आया है उसमें यह आया है नए शॉपिंग पैटर्न में कि किसी भी मिडिल स्कूल में, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में, जिस सब्जेक्ट के बच्चे ज्यादा होंगे, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उसी जबान की वहां पोस्ट रहेगी और उसी जबान का वहां पे यानी कि उस्ताद मुकर्रर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम सतवाड़ी गांव को ले लेते हैं। सतवाड़ी गांव में अगर 45 बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हो गए और 41 बच्चे उर्दू के रह गए, तो अब ये उनकी बदनसीबी है या ये सरकार की मंशा है, उन बच्चों को या तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा या फिर संस्कृत लेनी पड़ेगी। कभी भी वहां पे उर्दू टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। हम इसका भी विरोध करते हैं। इस तरीके से ये कई ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से, यानी कि जिसकी आड़ में उर्दू को खत्म करने का सरकार ने मंसूबा बना लिया है। मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि अपने अपने जराये से इसके बारे में जद्दोजहद की जाए, सरकार के नुमाइंदों तक अपनी बात की जाए, अपने स्कूल की एसएमसी और अपने जो वहां प्रिंसिपल हजरात हैं उनसे इसके लिए एक बाकायदा एक मेमोरेंडम, एक प्रस्ताव भिजवाकर आला अधिकारियों को और अपने जनप्रतिनिधियों को भिजवाया जाए ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। दूसरी बात, राजस्थान में जितने भी बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों में, नानक चंद जी यहां बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उन बच्चों को पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं
और मेरे कई साथी हैं जो यहाँ उर्दू पढ़ाने का काम करते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हमें कभी भी सरकार की तरफ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के रूप में किताबें नहीं मिलती। हम उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, कभी पुरानी किताब पुराने बच्चों से लेकर वापस उनको देते हैं, और कहीं मेरा जैसा अगर मास्टर मिल जाए तो स्कूल का राशन बेचकर बच्चों को किताब लाकर दे देता है। मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, हमने इस तरीके से भी बच्चों को सिलेबस दस्तयाब कराया। लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। मैंने जो प्रोग्राम मैंने पहले भी बता दिया कि इस तरह का हमारा इरादा था। हमने कई बार मोहतरमा विधायक साहब को भी मैंने लिखा, वाजिब साहब को भी लिखा। उन दोनों की साझा कोशिशों से काविशों से जिला शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर निकाला है सारे सीबीओस के नाम, और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव मांगे हैं कि कहाँ किस जबान के पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनका एसएमसी के जरिए से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। लेकिन ये बहुत खेद का विषय है, बहुत दुख की बात है कि हमारे लोग जो यहाँ हैं, मेरे समाज के लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि वो कभी स्कूल में जाकर किसी प्रिंसिपल से, किसी टीचर से इस बारे में कोई सवाल नहीं करते। और जो प्रिंसिपल है, इसमें भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कुछ लोगों की ऐसी रग़बत है कि वो लोग अपनी दिलचस्पी के साथ उर्दू का प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज देते हैं, बावजूद उसके उनका स्टाफ उनके मुखालिफ हो जाता है। मैं यहाँ कंजूसी नहीं करूंगा, बल्कि उनका नाम लेना मैं फख्र की बात समझता हूँ। कैथवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं, वो पहले बीओ हुआ करते थे हमारे, सर कन्हैया लाल जी। मैंने उनके पास एक यूसुफ नाम के टीचर को भेजा कि मैंने कहा आप जाइए और उर्दू की बात करिए। उन्होंने स्टाफ की मीटिंग करके एक प्रस्ताव बनाया, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया, और दूसरे दिन पूरा का पूरा स्टाफ उसके खिलाफ हो गया। क्या जरूरत है यहाँ पे उर्दू पढ़ाने की? आप क्यों खामेखा इन बच्चों को एक सब्जेक्ट और दिलाना चाहते हैं? इस तरह की मानसिकता हमारे लोगों की बनी हुई है। और कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, कुछ लोग उसको दबाकर बैठ गए हैं। ये हमारी यानी कि अज्ञानता की, अनपढ़ता की, लाइलमी की वजह है, और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, अब मैं फिर वही बात कह दूंगा, बहुत दुख की बात है, मैंने ये प्रोग्राम जानबूझकर यहाँ पे किया था कि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा शरीक होंगे, उन तक हमारी बात पहुंचेगी। और मैं समझ रहा हूं हजरत मौलाना साहब यहाँ भी हरियाणा के लोग ज्यादा आए हैं और आपके लोग यहाँ कम। एक आदमी जयपुर से चलकर आ जाता है, लेकिन एक आदमी अमरूका, पहाड़ी और कामा से चलकर यहाँ आने से कासिर है। ये जयाउल हक साहब ने सही कहा था, उर्दू का दुश्मन सबसे बड़े हम खुद हैं। हम दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं जयाउल साहब की बात को यहाँ कंडम करता हूं कि कुछ लोगों को अपने हकूक का इल्म नहीं है, उन तक हमें अपनी बात तो पहुंचानी पड़ेगी। हमारे माँ बाप हैं जो बेशतर अनपढ़ हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमारे बच्चों को 10th के बाद साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट लेना चाहिए। उन लोगों के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम करते रहने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो मैंने सुना है, जो इल्म है आलिमों के पास, जो इल्म आलिमों के पास है, ये जाहिलों की अमानत है। अगर ये इल्म आलिम लोगों ने उन लोगों तक नहीं पहुंचाया तो उसके लोग जिम्मेदार होंगे, और जिसका कल कयामत के दिन हिसाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं हालांकि कोई आलिम नहीं हूं, फिर भी जो इनकी सोहबत में रहकर सुना है वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि उर्दू पढ़ी और अपने बच्चों को पढ़ाई, और किसी भी स्कूल में जाकर राज्य सरकार की तरफ से और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से और डायरेक्टर की तरफ से यह भी आदेश है, अगर वहां कोई उर्दू का टीचर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए या अपने बच्चों से एप्लीकेशन दिलवा दीजिए, और उसमें आप ये लिखिए कि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर उर्दू विषय पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बारे में भी एक सबसे बड़ी एक दिक्कत और सामने आती है। जब हमारा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, यहाँ गुरुजी हैं, मश शहीद साहब हैं, मश सुबह खां जी हैं, और भी टीचर हजरात हैं, हमारे डीएमडब्ल्यू साहब रफीक हाजी मौजूद हैं। साला दर्पण पर उर्दू का सब्जेक्ट नहीं खुलता,
और इसलिए वो फॉर्म वहां उर्दू में फिल नहीं होता, मजबूरी में फिर संस्कृत लेनी पड़ती है। यानी इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद की जरूरत है, और ये आप करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। इरफान साहब ने एक वो दिया था, एक टॉपिक दिया था रोजगार की अहमियत से उर्दू के नजरिए से। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि तालीम को रोजगार के साथ जोड़ना सरासर गलत है। यानी कि तालीम वो किसी भी फन की हो, उर्दू जबान हो, अरबी जबान हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, किसी की भी हो, यानी कि तालीम के साथ रोजगार के नजरिए से जोड़कर देखना, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। क्योंकि तालीम हमारे अंदर जो हम इस दुनिया में आए हैं, और कल कयामत के दिन हमें इस दुनिया में जो रहकर जो इसका हिसाब व किताब वहां देना है, यानी एक शऊर पैदा करती है, एक तैयारी सिखाती है, और वहां जो हम जाएंगे, जो उसका हिसाब किताब होगा, वो अच्छे तरीके से दे पाएंगे अगर हमने यहाँ किसी भी उसमें शोबे में तालीम हासिल की होगी। और क्योंकि आदमी की जो फितरत है वो लालची है मौलाना साहब। आदमी कोई भी काम करता है तो ये देखता है कि मेरी इसमें नफा कितना। आज हम लोग यहाँ आए हैं, इसमें भी हम अपना नफा तलाश कर रहे हैं। जहां तक उर्दू को रोजगार से जोड़कर देखने की बात है, तो उसके लिए मैं आपको शायद पूरे तरीके से नहीं गिनवा पाऊं, जहां तक मुझे नॉलेज है। सबसे पहले मैं एक रोजगार के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। दूसरे, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर हमारे रती खां जी हैं, DMW है तिजारा से, वहां धौलपुर में काम कर रहे हैं, उर्दू लेक्चरर हैं। बहन अफसाना जी थी, उर्दू प्रोफेसर हैं कॉलेज के। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला हो गया। दूसरा, आप विदेश मंत्रालय में चले जाए, वहां पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, वहां उर्दू वालों की वहां पूछ होती है। दूसरी बात, जो हमारे सहाफी हजरात हैं, उर्दू की हमारी मैगजीन है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और हमारी कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में चल रही हैं, जिनमें मौलाना आजाद साहब की जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, वहां तो हर शोबा ही उर्दू जबान में है। पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी में, चाहे मैथ की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे MBBS की बात हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, सारा का सारा उर्दू ही जबान में है, उर्दू ही माध्यम से वहां पढ़ाया जाता है। तो बहरहाल उर्दू को हमने, एक बात और रह गई है, वो भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। यानी कि हम हर बार ये कहते हैं कि उर्दू एक जबान नहीं है, एक मुकम्मल तहजीब भी है। उर्दू की हमें इसलिए भी शदीद जरूरत है क्योंकि इस बर्रे सगीर में, पूरे एशिया में, जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, जो इस्लामिक यानी कि जो साहित्य है, वो सारा उर्दू में दस्तयाब भी है और महफूज भी। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसके लिए अपने सतह पर थोड़ी जद्दोजहद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बेहतरीन बातें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम जब होगा तो एक लाएअमल बना करके हम लोग यहाँ से खड़े होंगे कि सरकार के साथ किस तरह से बातचीत की जाए। आज के इस प्रोग्राम का खास मकसद है तो होगा